नमस्कार छात्रों, कल हम बीए पाठ प्रथम पेपर प्रथम राजनीति विज्ञान के मूल आधार में संसदीय शासन के जो रूप हैं उनमें संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ थे, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं और संसदीय शासन प्रणाली की प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया था। आज का टॉपिक है अपना संसदीय शासन प्रणाली के गुण और दोष। तो सबसे पहले अपन संसदीय शासन प्रणाली के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला गुण है संसदीय शासन प्रणाली का कार्यपालिका व्यवस्थापिका में सहयोग। यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय को सुनिश्चित करती है संसदीय शासन प्रणाली। चूंकि कार्यपालिका विधायिका के समर्थन पर ही कार्य करती है, अतः इन दोनों के मध्य टकराव और संघर्ष नहीं हो सकता। इसमें समस्त शासकीय कार्य शासन के इन दोनों अंगों में मैत्रक्य पर निर्भर करते हैं। इससे इन दोनों के बीच संघर्ष का भाव रहता है। ऐसी शासन पद्धति में उत्तरदायित्व एक सत्ता में केंद्रित होता है। उत्तरदायित्व किसमें होता है? एक सत्ता विशेष में केंद्रित होता है। इसलिए शासन के विभिन्न अंगों में संघर्ष या तनाव नहीं हो सकता, बल्कि सहयोग रहता है। दूसरा गुण है इसका उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति होती है। अतः वह स्वेच्छाचारी व निरंकुश नहीं हो सकती। इस प्रणाली की यह सबसे प्रमुख गुण है, मंत्री परिषद भी सदैव व्यवस्थापिका से सदैव भिन्न रहेगी। यदि उसने गलत या अवैध कार्य किया हो तो व्यवस्थापिका द्वारा उसे अपदस्थ किया जा सके। इसके अतिरिक्त संसदीय सत्र के दौरान मंत्रियों से प्रश्न पूछकर, काम रोको, कटौती प्रस्ताव द्वारा सदैव मंत्री परिषद को क्रियाशील और सतर्क रखा जा सकता है। तीसरा गुण है विरोधी पक्ष की उपस्थिति। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका में प्रभावी विपक्ष की उपस्थिति कार्यपालिका को सदैव क्रियाशील रखती है। विरोधी पक्ष सरकार की कमजोरियों, उसकी त्रुटियों को सामने लाकर जनता जनार्दन में शासन की आलोचना कर जनमत को अपने पक्ष में कर सकता है। इसलिए सत्तारूढ़ पक्ष सदैव विपक्ष तथा जनमत के प्रति संवेदनशील रहता है। इसके अतिरिक्त विरोधी पक्ष के होने से शासन का भार संभालने हेतु एक शक्ति सदैव विद्यमान रहती है और सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से हो सकता है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में वैकल्पिक सरकार के गठन की संभावनाएं रहती हैं। सत्ताधारी दल के त्यागपत्र देने पर विपक्षी पक्ष सरकार का गठन कर सकता है। चौथा गुण है जनमत की अभिव्यक्ति। संसदीय शासन प्रणाली में जनता से सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों में से ही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का गठन होता है। इसलिए इस प्रणाली में शासन सदैव जनता के प्रति संवेदनशील रहता है। अतः सदैव सरकार और कार्यपालिका लोगों की प्रसन्नता का ख्याल रखती है। इस पर डायसी ने कहा है कि संसदीय शासन प्रणाली के मंत्रिमंडल को जनमत के प्रति बहुत सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि इसका अस्तित्व ही किस पर निर्भर करता है? जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। पांचवा गुण है लचीली व सुगमता से परिवर्तनशीलता। संसदीय शासन का यह रूप संकट से निपटने के लिए आवश्यक होता है। गंभीर परिस्थितियों में बिना चुनाव कराए संविधान में परिवर्तन, राष्ट्रीय या संकटकालीन सरकार का गठन किया जा सकता है, जिससे सदन के सभी बड़े दल सहभागी होते हैं, जैसे ब्रिटेन का युद्ध और मंत्रिमंडल। और छठा गुण है इसका राजनीतिक शिक्षा व चेतना प्रदान करने में सक्षम। संसदीय शासन प्रणाली जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित और जागृत करती है। इसमें प्रभावी विरोधी दल की उपस्थिति से विभिन्न विचार जनता के समक्ष रखे जाते हैं। संसदीय वाद विवाद द्वारा सरकार के कार्यों पर आमजन को जानकारी मिलती है। फलस्वरूप जनता में राजनीतिक एकता का संचार होता है तथा इससे वह राज्य को हर एक समस्या के प्रति जागरूक व संवेदनशील रहती है।
ये थे संसदीय शासन प्रणाली के गुण। अब संसदीय शासन प्रणाली के दोष। सबसे पहला दोष है शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन। भाई शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में क्या होता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये तीनों पृथक पृथक होती है, कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के माध्यम से ही शासन चलाना संभव है। यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों के एक होने का तात्पर्य शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण। इससे संसदीय व नागरिकीय स्वतंत्रता के नष्ट होने की पूर्ण आशंका रहती है। दूसरा दोष है अस्थिर शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में कई बार जब विधायिका में किसी को स्पष्ट बहुमत मिलने पर शासन का स्वरूप अस्थिर हो जाता है। गठबंधन या संविदा की सरकारें स्थायी नेतृत्व नहीं दे सकती। संसदीय शासन प्रणाली का स्वरूप बहुदलीय होने से भी शासन में दृढ़ता और स्थिरता नहीं आ सकती, क्योंकि विरोधी दल सदैव शासन को हस्तगत करने की चेष्टा में रहता है। भारत में विगत दशक में 4 बार सरकारें बनी और बिगड़ी हैं। तीसरा दोष है निरंकुश प्रणाली। संसदीय शासन में कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता होने का भी खतरा रहता है। यदि व्यवस्थापिका में किसी दल को प्रचंड बहुमत प्राप्त हो जाए या विधायिका का प्रभाव कम हो जाए तो मंत्रिमंडलीय तानाशाही पनप सकती है। इंग्लैंड में तो मंत्रिमंडलीय तानाशाही का आरोप अक्सर सरकार पर लगता रहता है। इसके अतिरिक्त कई बार कार्यपालिका भी विधायिका के हाथ का खिलौना बन जाती है, क्योंकि कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका के समर्थन तक ही रहता है। इसलिए लास्की ने कहा है कि यह प्रणाली कार्यपालिका के अत्याचार के लिए अवसर प्रदान करती है और व्यवस्थापिका मंत्रियों के निर्णय को स्वीकार करने वाली संस्था बनकर रह जाती हैं, जिसकी न वह आलोचना कर सकती और न जिसमें परिवर्तन ही कर सकती। चौथा दोष है उग्र दलीय राजनीति। संसदीय शासन प्रणाली का सबसे बड़ा दोष ये माना जाता है कि इसमें राजनीतिक दलबंदी को सदैव प्रोत्साहन मिलता है। हमेशा संघर्ष और विवाद का वातावरण सर्वव्याप्त रहता है। विधायिका में प्राय विपक्षी दल अंतर्दायीपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। इनकी रचना भूमिका कभी कभी ही देखने को मिलती है। इस पर लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि जब देश के सामने महत्वपूर्ण मुद्दा न हो, देश के सामने यदि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा न हो तो दलों के बीच पदों को लेकर संघर्ष होता रहता है, जैसे रुधिर में लाल और श्वेत रक्त कणिकाओं का संघर्ष चल रहा हो। पांचवा दोष है प्रशासन में विशेषज्ञता का अभाव। इस पद्धति में प्रशासन में विशेषज्ञता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों व विधायकों को ही मंत्री बना सकता है, संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को नहीं। इस पर आशीर्वादम ने कहा है कि संसदीय शासन को नौसिखियों का शासन कहा जा सकता है, क्योंकि यह ऐसे लोगों की सरकार होती है जो शासन कला में विशेषज्ञ नहीं होते। और छठा दोष है शासन की मूलभूत संस्थाओं के अंतर संबंधों का बिगड़ना। संसदीय शासन प्रणाली में दलीय आधार के मजबूत होने से कई बार कार्यपालिका विधायिका की शक्तियों को प्रच्छन्न रूप से प्रयोग करते हैं। इस पर सिजविक ने कहा है कि कई बार कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका अपने अपने कार्यों से विमुख होकर एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगती हैं। इससे शासन में अव्यवस्था और दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली के अपने गुण भी हैं, दोष भी हैं, किंतु फिर भी इस शासन प्रणाली को अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली से उपयुक्त माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यह प्रणाली कार्यपालिका विधायिका के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है तथा अंतिम उत्तरदायित्व आम जनता के प्रति सदैव निभाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस शासन प्रणाली में शासन के इन दोनों मूलभूत निकायों के मध्य सहयोग व एकता बनी रहती है। इससे शासन संचालन अधिकतम जनता के हित हेतु होता है।
अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में इन निकायों में प्राय गतिरोध उत्पन्न होने से आम जीवन में कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। संसदीय शासन प्रणाली के मुखिया को प्राय गैर राजनीतिक चरित्र की मान्यता मिल जाती है। इससे इसके पद तथा व्यक्तित्व का सभी जगह विशेष सम्मान होता है एवं उसके कार्यों को संपूर्ण राज्यों के संदर्भ में देखा जाता है। इसका अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अभाव पाया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई संसदीय शासन प्रणाली की बजाय अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बजाय संसदीय शासन प्रणाली ज़्यादा उपयुक्त है। आज का टॉपिक यहीं